गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का क्लास चालू करते हैं। लास्ट हमने जो रेशो एनालिसिस में सेकंड पार्ट चल रहा था आपका क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशो। ठीक है, एक्टिविटी रेशो में पहला है आपका स्कंधावर्त अनुपात, स्टाफ टर्नओवर रेशो, व्यापार प्राप्तियां आवर्त अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, औसत वसूली अनुपात, एवरेज कलेक्शन रेशो, व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, औसत भुगतान अवधि, एवरेज पेमेंट पीरियड, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, चालू संपत्ति आवर्त अनुपात, करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशो। पहले मैं इसको लिखते जा रहा हूं, फिर उसके बाद इसको एक एक करके हम डिस्क्राइब करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपका कहां तक हो गया? चालू संपत्ति आवर्त तक। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। ठीक है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट राइट डाउन कर लिए आप लोग, लिख लिए हो आप लोग? इसके आगे चलेंगे। कार्यशील पूंजी आवर्त, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद। ठीक है, इसके बाद आप चलेंगे पूंजी दंतकरण अनुपात, कैपिटल गेयरिंग रेशो। तो ये 10 अनुपात इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको कि यहां पर करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशो। ठीक है, क्रियाशीलता एक्टिविटी रेशो, ये अनुपातों के अंदर इसमें सब अनुपात आते हैं। ठीक है, अब क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी अनुपात को निष्पादन के अनुपात भी कहा जाता है, परफॉर्मेंस रेशो। ठीक है, यह भी कहा जाता है। इन अनुपातों की जो गणना है, इसका मुख्य उद्देश्य उपक्रम के कार्य निष्पादन यानी वर्किंग, उसका वर्क को देखना, काम को देखना कि वर्किंग सही हो रही है या नहीं हो रही है, कार्य निष्पादन हेतु किया जाता है, और प्रबंधकों की कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना होता है। ये अनुपात जो है, ये इसका एनालिसिस है, प्रबंधकों के द्वारा उनका एनालिसिस किया जाता है, प्रबंधकों के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के आधार पर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है कि उपक्रम जो है, संस्था जो है, वह उपलब्धि की ओर है या नहीं। तो उपलब्ध जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज जो हैं, उससे उसकी कार्य कुशलता किस तरीके से हो रही है, क्या उसका सही तरीके से विदोहन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अर्थात हम ये देखते हैं कि व्यवसाय में संसाधनों का प्रयोग कितनी कार्य कुशलता के अंतर्गत या कितनी कुशलता से किया जा रहा है। ये बात सच होता है कि जितनी कुशलता के साथ कार्यशैली को की जाए, यानी कि व्यवसायिक संसाधनों का उपयोग किया जाए, संस्था जो है उतना ही अधिक लाभान्वित होता है, संस्था को उतना ही अधिक लाभ होता है। यदि मान लीजिए यहीं पर संसाधन का उपयोग सही तरीके से, सही ढंग से नहीं किया जाए,
तो स्वाभाविक है संस्था को उससे क्या होगा, नुकसान होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर प्रबंधकों के द्वारा ये देखा जाता है कि संस्था में जो संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का उपयोग जो है वह सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम संसाधनों का उपयोग जो है उसको देखते हैं और व्यवसाय की सफलता और असफलता इस पर निर्भर होती है और उपयोग के आधार पर व्यवसाय को सफलता की ओर अग्रसर करना होता है। अर्थात यहाँ पर प्रबंध जो है अनुपातों के माध्यम से, रेशो के माध्यम से ये ज्ञात करते हैं कि भाई कहाँ पर क्या गलती है, त्रुटि है, गलतियों का पता लगाते हैं और उसको सुधार करते हैं। तो त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है और उसको सुधारा जा सकता है और सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। तो क्रियाशीलता का अनुपात जो है यह सामान्यतः बिक्री की लागत से संबंधित होता है या उससे संबद्ध होकर निकाला जाता है, बिक्री या बिक्री की लागत से संबद्ध होकर निकाला जाता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि उपक्रम में उपलब्ध साधनों और सेवाओं की कुशलता पूर्वक उसका पालन किया जाना चाहिए और हो रहा है या नहीं हो रहा है। नीतियों को देखना चाहिए, संचालन संबंधी जो वित्तीय नीतियां हैं उसको किस सीमा तक के पालन किया जाएगा, यह किया जा सकता है। तो इस वर्ग में जो प्रमुख अनुपात है वह अनुपात इस तरीके से है जो कि मैंने आपको बताया 10 अनुपात, यहाँ पर 8 है, 2 मैंने और बताया। तो इसमें सबसे पहला है स्कंध आवर्त अनुपात, ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब हम केवल एक ही पॉइंट की बात करते हैं, ये मैंने बता दिया था, स्कंध आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, व्यापार प्राप्तियां आवर्त अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, औसत वसूली अनुपात, एवरेज कलेक्शन रेशियो, व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, औसत भुगतान अवधि, एवरेज पेमेंट रेशियो, आवर्त अनुपात, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, चालू संपत्ति आवर्त अनुपात, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो और कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से अनुपात है। अब पहले अनुपात की ओर बढ़ते हैं। पहले अनुपात में हम बात करते हैं स्टॉक स्कंध आवर्त अनुपात, रहतिया आवर्त अनुपात भी कहा जाता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इस अनुपात में जो स्टॉक है और बिक्री की लागत का संबंध को निकाला जाता है। ये आवश्यक है कि एक व्यवसाय में जो स्टॉक जो रहता है तो व्यवसाय में स्टॉक रखा जाना चाहिए। ये आप लोगों ने कास्ट अकाउंट में भी पढ़ा होगा, है ना। तो स्टॉक आवश्यक रूप से रहे वहां पर ताकि ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति की जा सके। अब स्टॉक की आवश्यकता जो है ये बहुत अधिक होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। दोनों ही स्थिति में क्या होता है, नुकसानदेह। जरूरत से ज्यादा यदि हमने स्टॉक कर लिया वो भी परेशानी होगी, यदि जरूरत से ज्यादा हमने स्टॉक नहीं किया, यानी अधिक किसी भी चीज की अधिकता जो है वह नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पर अनावश्यक रूप से क्या हो जाती है, पूंजी फंस जाती है। स्टॉक ज्यादा कर लिए तो उसमें कैपिटल क्या होगा, व्यवसाय का फंस जाएगा, वो सीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है। और यदि मान लीजिए स्टॉक हमने कम रखा, स्टॉक को हमने कम कर दिया, तो इससे क्या होगा, ग्राहक असंतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि ग्राहक को माल की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो उसमें असंतुष्ट हो जाएंगे। तो रहतियों का उचित स्तर व्यवसाय में हमेशा बना रहना चाहिए। तो इस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक वेलोसिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और स्कंध आवर्त अनुपात को हम यहाँ पर निकालते हैं। स्कंध आवर्त अनुपात को जब हम निकालेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि बिक्री या बेचे गए माल की लागत, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्या हो जाएगा आपका, एवरेज इन्वेंटरी यानी स्टॉक। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक।
एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब ये क्या हो गया, बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद। अब यहाँ पर दोनों चीज निकालेंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं ये आपको मालूम है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका निकल जाता है क्या चीज, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, दूसरा फिर हम क्या करते हैं इसमें, या आप दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ठीक है, परचेज में यदि किसी भी प्रकार से कोई रिटर्न है तो उसको माइनस कर देना है, प्लस वेजेस मजदूरी, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें माइनस किसको कर देते हैं हम, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या निकल आता है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इससे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल जाता है। क्लियर। अब निकालना है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, तो इससे क्या निकल जाएगा, एवरेज स्टॉक। तो अब आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया कि कैसे निकालना है। ठीक है, प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद बटे 2, इससे जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। ओके, अब यहां पर ये देखिए कि कई बार क्या होता है, कभी कभी प्रश्न में प्रारंभिक स्कंद नहीं दिया होता, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया रहता कई बार क्वेश्चन में, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप, जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, अंतिम स्कंद, इसको आप औसत मान लोगे। यदि प्रश्न में नहीं दिया है ओपनिंग स्टॉक तो उस समय में इसको अंतिम को औसत के रूप में आपको ले लेना है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया स्कंद आवर्त अनुपात। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है मैं पूरा एक साथ बता दूंगा, है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा था, कौन सा अनुपात है नेक्स्ट, दूसरा कौन सा अनुपात है, व्यापार प्राप्ति आवर्त। दूसरा, ठीक है, तो व्यापार प्राप्तियां आवर्त अनुपात, इस आवर्त को प्रायः प्राप्य आवर्त भी कहते हैं, रिसीवेबल्स टर्नओवर भी कहा जाता है। तो एक व्यवसाय में जो नगद बिक्री जितनी होती है ना, बल्कि उतनी ही उसमें उधार भी होती है। भाई व्यवसाय में नगद बिक्री भी होती है और उधार बिक्री भी होती है, तो इसका अनुपात इस चीज को इंडिकेट करता है कि फर्म में जो विभिन्न व्यापारिक रिसीवेबल्स हैं, प्राप्तियां हैं, उससे संग्रह माने उसका कलेक्शन। ठीक है भाई, उधार बिक्री भी हो रही है तो उसकी कलेक्शन भी जरूरी है। तो वित्तीय अवधि के दौरान, है ना, फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसमें देनदारियां, डेबिटर्स, देनदारों से कितने बार आवर्त हुआ है, यानी उसकी वसूली कितने बार हुई है, इसको यहाँ पर दर्शाया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स का
का तात्पर्य जो है वो ये है कि जो विविध देनदारियां हैं और जो विविध प्राप्तियां हैं, बिल रेसेबल्स हैं, इनका औसत प्रारंभिक शेष, ठीक है, और अंतिम शेष, इन दोनों को जोड़कर जो भाग दिया जाता है, तो ये जितना ज्यादा आवर्त अच्छा ऊंचा होगा यानी ज्यादा होगा, है ना, फर्म के लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इससे देनदारों की तरलता जो है वह बनी रहती है, यानी कि उसमें वसूली होता रहता है, भाई जो उधार गया है वो वापस आता रहेगा। तो जितना अधिक होगा उतना ही फर्म के लिए ये अच्छा होगा। और दूसरी ओर यदि हम इसको ये देखें कि फर्म में इसकी यदि मालूम नहीं होता तो वो उदारता वो अपनाता है ना, फर्म की यानी कि क्या होता है, वसूली की प्रक्रिया जो है, कलेक्शन जो है वो धीमी है, स्लोली हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, मतलब कि फर्म की उदारता है कि उधर को ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी वसूली सही ढंग से नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होती है कि व्यवसाय की वास्तविक स्थिति जो है वह ठीक नहीं होती, अनावश्यक रूप से उसमें क्या हो जाएगा कि पूंजी फंस जाएगा और पूंजी जो है, कैपिटल जो है वो वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर दूसरा डर ये भी रहता है कि अप्राप्त ऋण जो है उसकी बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो देनदारों को लेते समय सामान्यतः डूबत ऋण संचय, है ना, रेसेबल फॉर बैड डेबिट्स, इसको यहाँ पर नहीं घटाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो देनदार आवर्त अनुपात या व्यापारिक प्राप्तियां आवर्त, ठीक है, आप इसको ये कह सकते हो। तो ये अनुपात जो है ये वर्ष भर में जो शुद्ध उधार बिक्री का उस वर्ष के औसत देनदारों के संबंध में ये इसका संबंध को स्थापित करता है, और ये अनुपात देनदारों से जो वसूली में जो कुशलता का माप होता है कि कितनी अच्छी तरीके से उसकी वसूली की जा रही है, इसको दर्शाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा, है ना, क्योंकि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यवसाय में उधार माल बेचे गए हैं या उधारी जितनी है उसकी वसूली जो है वो नियत समय में, निश्चित समय में प्रॉपर सही तरीके से उसकी वसूली हो रही है, अर्थात व्यवसाय सही दिशा की ओर अग्रसर है। अब इसके अनुपात को जब हम निकालते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करोगे, कौन सा आपको निकालना है, नेट क्रेडिट सेल्स अपान, ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स अपान क्या हो जाएगा, क्या मैंने बताया था, एवरेज डेबिटर्स, ठीक है, एवरेज डेबिटर्स, एवरेज डेबिटर्स या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स आप ये भी बोल सकते हो, जो प्राप्ति है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि जो व्यापारिक प्राप्तियां होंगी, इससे आप निकाल सकते हो, यानी कि देनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार बिक्री घटे औसत देनदार या प्राप्य, ठीक है, औसत प्राप्य। अब इसमें नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालोगे आप, नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेल्स में क्या करना होगा आपको, किस चीज को माइनस करना होगा, सेल्स माइनस कैश सेल्स, यानी कि उधार निकालना है आपको, है ना, जो बिक्री हुई है तो उसमें आपको ये देखना है कि नगद कितना है और उधार कितना है, ठीक है, और उसमें से किसको माइनस कर देंगे, किस चीज को माइनस कर दोगे भाई, इसमें सेल्स रिटर्न, यानी कि कितनी वापस हुई है, माल जो वापस हुआ है उसको भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका, नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब हम एवरेज जो निकालते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, एवरेज डेबिटर्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसमें
जो आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग है, ठीक है, ओपनिंग डेबिटर्स प्लस क्लोजिंग डेबिटर्स, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन दोनों को जोड़ने के बाद तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका एवरेज निकल जाएगा। अब इसमें एक चीज और निकालना होगा, टोटल रेसेबल, ठीक है, टोटल रेसेबल सॉरी ट्रेड, ये है ट्रेड रेसेबल्स। ये कैसे निकालेंगे ट्रेड रेसेबल्स, इसमें क्या करेंगे डेबिटर्स प्लस बिल रेसेबल्स, ठीक है, ये जब निकालेंगे तो डेबिटर्स प्लस बिल रेसेबल्स, ठीक है, बिल रेसेबल्स, इसको आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा ट्रेड रेसेबल्स। ये आपका एक रेशियो हो गया। अब नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये आप लिखते चले जाएं, है ना। थर्ड था आपका औसत वसूली अवधि, ठीक है, औसत वसूली अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब जब इसको निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है भाई, औसत वसूली अवधि, जैसे कि नाम से ही आपका स्पष्ट हो जाता है, वसूली यानी कि कलेक्शन। तो एक समय के अंतराल में यानी कि वित्तीय वर्ष में आप ये कह सकते हैं कि ये अनुपात जो है ये काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये फर्म के मालिक को ये बताता है, उसके ऑनर को ये बताता है कि औसतन कितने दिनों के अंदर देनदारों से रकम की वसूली हुई है, ठीक है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि भाई कंपनी जो है, फर्म में जो है, तो उसमें बिक्री जो होती है माल की वह नकद भी होती है और उधार भी होती है। अब उधार जो माल बिक्री हुई है उसकी वसूली भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वसूली जब होगा तो उसमें फर्म में लिक्विडिटी बनी रहेगी, तरलता बनी रहेगी। यदि मान लीजिए वसूली नहीं होगी तो फर्म की स्थिति जो है दिन ब दिन क्या हो जाएगी, खराब होगी, क्योंकि रिटर्न्स नहीं आएंगे, वसूली नहीं होगा तो फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कहें कि फर्म को अपने देनदारों से प्राप्ति के लिए कितने दिनों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी कि टाइम ड्यूरेशन। जैसे कि आप देखते हैं कि भाई उधार माल बेचा जाता है तो उसमें कहा जाता है भाई आप 10 दिन के अंदर इसका भुगतान कर दें, या 1 वर्ष के अंदर इसके भुगतान हो जाने चाहिए, या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देने चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसे संस्थाएं जो हैं वह इसको अपनाती है ना, क्यों, क्योंकि फर्म में उसकी तरलता जो है प्रॉपर बनी रहे। तो औसत निकालने के लिए यहाँ पर हम अगर दोनों अगर देनदारों और प्राप्य विपत्रों के प्रारंभिक शेष, है ना, उसको लिए जाते हैं तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज ट्रेड रेसेबल्स। यदि हम इसका फार्मूला बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज ट्रेड, ठीक है, रेसेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स अब ये नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो कब का होना चाहिए, नेट क्रेडिट सेल्स और डेबिट,
ठीक है, ये प्रतिदिन के आधार पर। अब प्रतिदिन के आधार पर मतलब कि क्या हो जाएगा आपका प्रतिदिन, यानी कि एक साल में कितना दिन हो गया भाई, जो उधार शुद्ध उधार बिक्री है उसको निकालना है पर डे के आधार पर, अर्थात एक साल में कितना हुआ, 1 ईयर में 365 डेज, ठीक है, इनटू 365, अर्थात इसको यहां पर क्या करते हैं, कितना लेते हैं 360, 360 दिन, है ना, तो 360 दिन का इस तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्रतिदिन है, तो ये आपका साल भर का आपको देना है, एक साल में 365 दिन। अब यहाँ पर कुछ लेखापाल जो होते हैं उसको कितना लेते हैं, इसकी गणना कितने में की जाती है, 360 दिन, जो भी मैंने बताया है ना, कुछ जगहों पे 360 दिन का मानकर इसको गणना किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ध्रुव ऋण के प्रावधान जो है उसको घटाने, उसको प्रावधान को उसमें घटाते हैं। तो औसत वसूली जो है ये देनदार आवर्त या व्यापारिक प्राप्तियों के आवर्त के संदर्भ में होता है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणना होती है औसत वसूली अवधि का, यानी कि उधार बिक्री की राशि औसतन कितने अवधि के अंदर में, यानी कितने दिनों में, महीने में, माह में, ठीक है, उसकी वसूली हो रही है। तो सामान्यतः प्रत्येक फर्म द्वारा जो है उधार बिक्री किया जाता है और उसकी वसूली के लिए एक मानक अवधि तय कर दी जाती है, स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि भाई 1 महीने में उसको पे करना है, 2 महीने में करना है, या क्वार्टरली करना है, 6 मंथली करना है, या ईयरली करना है, या वीकली करना है। तो इसको अवधि को निर्धारित किया जाता है और उसके अनुसार से उसकी वसूली की व्यवस्था, कलेक्शन के लिए व्यवस्था की जाती है ताकि उसको कुशलता पूर्वक उसकी वसूली की जा सके। और इसके विपरीत यदि अवधि जो है अधिक होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि वसूली में अव्यवस्था है, वसूली जो है वह सही तरीके से नहीं हो रही है, जिससे कि क्या होगा, बैड डेबिट्स की बढ़ने की संभावनाएं जो है वह ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका औसत वसूली अवधि। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा अनुपात था, व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात। व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात, ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल रेशो, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, नेट क्रेडिट परचेज नेट क्रेडिट परचेज अब ये नेट क्रेडिट परचेस यानी कि शुद्ध उधार क्रय, इसको क्या करोगे, ये कब का होगा, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, माने उस दौरान, है ना, बटे इससे कर देंगे इसमें एवरेज ट्रेड पेबल्स, है ना, जो देंगे। तो एक फर्म को भी क्या होता है, समय समय पर उधार बिक्री करना पड़ता है ना, सॉरी उधार क्रय करना पड़ता है, यानी कि माल खरीदना पड़ता है भाई, जैसे कि माल बेचता है वैसे माल खरीदना भी पड़ता है। तो माल खरीदना पड़ता है तो ऋणदाता को भी ये जानना चाहिए भाई, वो ये जानना चाहता है कि उसके रकम की जो प्राप्ति है वह कब तक संभव हो पाएगा, और ये अनुपात जो है फर्म के उधार को चुकाने के लिए उसकी क्षमता को बताता है और
उसकी क्षमता को बताने में सहायक होता है कि देख आवर्त अनुपात पेबल टर्नओवर रेशियो जो है ना, वह कितना हो रहा है। तो इसको हम इस फार्मूले के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब यदि यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल जो है, अब एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है, एवरेज ट्रेड पेबल, अब इसको निकालना है आपको भाई, ये क्या है, औसत व्यापारिक भुगतान। तो औसत व्यापारिक भुगतान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ओपनिंग प्रारंभिक क्रेडिटर्स, ठीक है, प्रारंभिक जो आपके क्रेडिटर्स होंगे प्लस ओपनिंग बिल रिसीवर्स, ठीक है, जो सॉरी पेबल, रिसीवेबल नहीं होगा, पेबल है ना, तो पेबल यानी कि भुगतान, प्रारंभिक बिल भुगतान प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे इसमें, क्लोजिंग, क्या क्या चीज जुड़ जाएगी इसमें, बिल पेबल, प्रारंभिक जुड़ा, ओपनिंग जुड़ा, प्रारंभिक जुड़ा, क्लोजिंग जुड़ा, अपान, ठीक है, कितने से कर देंगे, 200। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है, यहाँ क्या निकल जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसी तरीके से इसमें दूसरा जो है ये व्यापारिक देयता आवर्तन अनुपात है, ठीक ऐसे ही औसत भुगतान अवधि, ठीक है, इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? इसके आगे के जो रेशो हैं इसको नेक्स्ट क्लास में आगे लेके जाएंगे। ओके।